आज के इस वीडियो में हम भू आकृति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए आज के प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोंडवाना भूभाग के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है कि गोंडवाना भूभाग कब टूटना आरंभ हुआ। तो ऑप्शन ए पर्मियन युग में, ऑप्शन बी जुरैसिक युग में, ऑप्शन सी क्रिटेशियस युग में या ऑप्शन डी ट्रायसिक युग में। तो गोंडवाना लैंड ट्रायसिक काल में विखंडित होना प्रारंभ हो चुका था और जुरासिक काल में यह विभाजित हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ट्रायसिक युग में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अन्य से भिन्न है। 4 स्थलाकृति दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन ए डाइक, ऑप्शन बी परपोषित शंकु, ऑप्शन सी लैकोलिथ या ऑप्शन डी सिल। तो डाइक, सिल तथा लैकोलिथ का निर्माण धरातल के नीचे हुआ है, जबकि परपोषित शंकु का निर्माण धरातल के ऊपर हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा, परपोषित शंकु। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था। आपको बताना है कि सरिता खंड विधि किसने दिया। तो ऑप्शन ए R.L. श्रीव या ऑप्शन बी A.N. स्ट्रॉलर, ऑप्शन सी R.E. हॉर्टन या ऑप्शन डी A.E. सिडगर। तो सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन R. हॉर्टन महोदय द्वारा दिया गया और आगे चलकर A.N. स्ट्रॉलर ने इसमें संशोधन किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर सी सही हो जाएगा, R.E. हॉर्टन। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किस विद्वान ने रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए जॉली ने, ऑप्शन बी होम्स ने, ऑप्शन सी डेली ने या ऑप्शन डी कोबर ने। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, रेडियोधर्मिता सिद्धांत जॉली महोदय ने दिया है। जबकि इनके अन्य ऑप्शंस को देखें तो होम्स महोदय ने संवहन तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया है, होम्स महोदय ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया है। डेली महोदय ने खिसकते महाद्वीपों की परिकल्पना दी है और कोबर महोदय ने भूसन्नति सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए सही हो जाएगा, जॉली ने रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 सूची दी हुई है, सूची 1 तथा सूची 2। सूची 1 में प्रक्रम दिया हुआ है और सूची 2 में स्थल रूप। आपको बताना है कि किस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप किस स्थल रूप का निर्माण होता है। तो ए स्थायी तुषार, स्थायी तुषार से पिंगो नामक स्थलारूप का निर्माण होता है, तो आप इसे दूसरे से मिला देंगे। ऑप्शन बी पटल विरूपण, पटल विरूपण से हॉस्ट नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। और तीसरा सी प्रवाहित जल, प्रवाहित जल अर्थात नदी अपरदन क्रिया द्वारा, या इसमें अनिक्षेपात्मक स्थलाकृति दी हुई है, तो आप इसे बाढ़कृत मैदान से मिला देंगे। प्रवाहित जल से बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। और ऑप्शन डी समुद्र तरंगे, तो स्टैग से मिला देंगे, स्टैग समुद्र तरंगों द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको कूट को देखें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक भ्रंश से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सी एक स्थलाकृति भ्रंश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए समपनति, ऑप्शन बी हॉगबैक, ऑप्शन सी नतिलंब घाटी या ऑप्शन डी ग्राबेन। तो जब 2 भ्रंशों के बीच का भूखंड नीचे धंस जाता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है और भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में ग्राबेन कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आपको बताना है कि भ्रंश से कौन सा संबंधित है। तो भ्रंश से जाहिर सी बात है भ्रंश घाटी संबंधित होगी और भ्रंश घाटी को ही जर्मन भाषा में ग्राबेन कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्री भूदृश्य का उदाहरण नहीं है। 4 भूदृश्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन बहुचक्री भूदृश्य नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में नहीं आए आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना, आप नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अब अक्सर होता है कि परीक्षाओं में आप ध्यान नहीं देते हैं और फिर जो है उसको लगा देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए अपलेशियन उच्च भूमि,
बी छोटा नागपुर पठार, सी सुंदरवन और डी मैकाल श्रेणी। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सुंदरवन है। यह बहुचक्री भूदृश्य का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये नदी के निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का रूप है। तो और ऑप्शन ए अपलेशन उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार और मैकाल श्रेणी, ये तीनों भूचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नदी अपहरण की अधिक संभावना कब होती है? तो आप नदी अपहरण की अधिक संभावना होती है जब, आपको बताना है कि कब नदी अपहरण की संभावना अधिक होती है। चारों ऑप्शन को पढ़ के। ऑप्शन नंबर 1 ए आधार तल ऊंचा होता है, बी आधार तल नीचा होता है, सी किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता समान होगी, या फिर डी जब जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा कि नदी अपहरण की अधिक संभावना तब होती है जब किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। नदी अपहरण के लिए अन्य भी दशाएं जिम्मेदार होती हैं। अन्य दशाओं को हम देखें तो जब घाटी की चौड़ाई कम होती है तभी नदी अपहरण हो जाती है, और जब जल की मात्रा अधिक हो, या फिर नदी कमजोर सैल से होकर बह रही हो, या फिर नदी की स्थिति अन्य की अपेक्षा नीची हो, या फिर नदी में बोझ कम हो, ये अन्य स्थितियां हैं जब नदी अपहरण की संभावना होती है। अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्वान दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें भी नहीं है तो आपको ये भी ध्यान देना है। ए कोबर महोदय को क्रेटोजन से मिलाया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसमें इन्होंने क्रेटोजन की अवधारणा दी थी। डॉली ने आवर मोबाइल अर्थ दिया है। तीसरा सी विल्सन प्लेट से मिला हुआ है, तो टूजो विल्सन महोदय ने प्लेट शब्द प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी होम्स, और इसे मिलाया गया है तापी चक्र सिद्धांत से, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि होम्स महोदय ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया था, ना कि तापी चक्र सिद्धांत। जबकि अगर तापी चक्र सिद्धांत को देखें तो इसे जॉली महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार इसका आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका डी सही हो जाएगा। होम्स जिन्होंने तापी चक्र सिद्धांत दिया है, ऐसा इसमें मिलाया गया है, तो ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी लैपिली, ऑप्शन सी टेफ्रा, या ऑप्शन डी टॉलस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी टॉलस। टॉलस जो पर्वतीय क्षेत्र में जो खंड विखंडन की क्रिया के पश्चात विखंडित चट्टान चूर्ण जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सड़क कर नीचे आके जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और ये चट्टानें नुकीलियम खुरदुरी होती हैं, तो इस चट्टानों के ढेर को स्क्री या फिर टॉलस कहते हैं। और जब यही ढेर शंकुनुमा में इकट्ठा हो जाता है, जब ऊपर से कोई चीज़ ऐसे राख गिरेगी, चट्टान चूर्ण गिरेगा, तो वो शंकुनुमा में ऐसे ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाएगा शंकुनुमा में, तो उसे टॉलस शंकु कहेंगे। और अन्य को देखें तो लहर, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो चट्टानें जब लहर के रूप में ऐसे प्रवाहित होती रहती है, प्रवाहित चट्टान को लहर कहते हैं। और लैपिली जो उससे चट्टान जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो लैपिली निकलती है उसमें से। और ऑप्शन सी टेफ्रा या फिर टफ, जब जम जाता है, बहती हुई लावा जब जम जाती है तो उसको टफ कहते हैं। और ऑप्शन डी टॉलस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। टॉलस इकट्ठा चट्टान चूर्ण होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रवाह, ऑप्शन बी ध्रुवों का भ्रमण, ऑप्शन सी रूपांतरण भ्रंश, या ऑप्शन डी सागर नितल प्रसरण। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाद्वीपीय प्रवाह। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन वेगनर महोदय ने किया था, और इसका संबंध प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत से नहीं है, बल्कि अन्य का संबंध प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत से है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाबर उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भाबर किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए पैन प्लेन का, ऑप्शन बी गिरिपद मैदान का, ऑप्शन सी मृतिका मैदान का, या फिर डी डेल्टाई मैदान का। तो भाबर का मैदान शिवालिक के पर्वत पाद में स्थित है,
इसका निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर से हुआ है या वास्तव में जलोढ़ पंख है। और जलोढ़ पंख आप जानते हैं कहाँ बनता है, गिरिपद मैदान में बनता है, ये पर्वतपाद में स्थित होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा, गिरिपद मैदान का उदाहरण है भाबर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरण चट्टान नहीं है, इसमें भी नहीं दिया गया है, आपको नहीं ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो ऑप्शन ए संगमरमर। तो संगमरमर रूपांतरित रूप है और इसका मूल चट्टान है चूना पत्थर। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, इसका रूपांतरित रूप है संगमरमर का। संगमरमर रूपांतरित रूप है चूना पत्थर का। ऑप्शन बी क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट भी रूपांतरित रूप है और इसके मूल चट्टान है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर के रूपांतरण के फलस्वरूप क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सिस्ट। तो सिस्ट भी रूपांतरित रूप है और इसका जो मूल चट्टान है वो स्लेट है। और ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अपना मूल चट्टान है, ग्रेनाइट मूल चट्टान है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी से हो जाएगा ग्रेनाइट। अगर ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है तो ये नाइस में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है नाइस में। इसका आंसर डी से हो जाएगा ग्रेनाइट। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट, मध्य अटलांटिक कटक निर्माण की प्रक्रिया लाक्षणिक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसके फलस्वरूप मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है। तो ए अभिसरण का, अभिसरण से मध्य अटलांटिक कटक नहीं बल्कि मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। दूसरा अपसरण का, तो अपसरण से निश्चित रूप से मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होगा, तो दूसरा सही हो जाएगा अपसरण। और तीसरा कटान का, तो इसमें निर्माण कार्य हो रहा है, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण कार्य में कटान नहीं होगा यहाँ पे, तो तीसरा नहीं होगा। चौथा सागर नितल विस्तरण का, तो निश्चित रूप से जब मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होगा तो सागर नितल प्रसार भी होगा। इस प्रकार अगर हम कूट को देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। जब उत्तरी अमेरिकी प्लेट एवं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से अफ्रीकी प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के दूर हटने अर्थात अपसरण के कारण होने वाली ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हो रहा है। और सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत हेरी हेस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार संवहन धाराओं द्वारा मध्य अटलांटिक कटक से मैग्मा ऊपर उठता है एवं वहां से दोनों किनारों पर फैलता है। इस प्रकार कटक के सहारे समुद्री नितल का प्रसार होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला, बाह्य भूपृष्ठ का औसतन घनत्व 2.8 पाया जाता है, तो निश्चित रूप से सही है। दूसरा, भूपृष्ठ प्रावार से गुटनबर्ग असंबद्धता द्वारा पृथक किया जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि ये गलत है, आपने पढ़ा भी होगा कि भूपृष्ठ मतलब भूपरपटी प्रवार अर्थात मेंटल, तो भूपरपटी और मेंटल के बीच में गुटनबर्ग असंबद्धता नहीं बल्कि मोह असंबद्धता पाई जाती है। और गुटनबर्ग असंबद्धता मेंटल और क्रोड के बीच में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे को देखें तो आवार कोट मत अर्थात मेंटल और कोर सीमा के सहारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से ये सही है, क्योंकि जो कोर होता है, कोर की बाहरी सीमा वो पिघली अवस्था में होती है, तो पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है। और ऑप्शन 4, पृथ्वी का आंतरिक कोड गलित अवस्था में है, तो ये गलत है। पृथ्वी का आंतरिक कोड गलित अवस्था में नहीं है बल्कि बाहरी कोर पिघली हुई अवस्था में है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर अगर हम कूट को देखें तो सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत से नहीं है? अगले प्रश्न को हम देखें तो दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसका संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है। नहीं को ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन ए उत्प्लावकता का बल, ऑप्शन बी चुंबकीय विसंगति, ऑप्शन सी सागर नितल प्रसरण और ऑप्शन डी प्रत्यावर्तन। तो उत्प्लावकता बल का संबंध वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से है। वेगनर ने महाद्वीपों के विषुवत रेखा की ओर
प्रवाह के लिए उत्प्लावकता बल को उत्तरदायी माना है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत प्लेटों की गति के लिए उत्प्लावकता बल को उत्तरदायी नहीं मानता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्प्लावकता का बल सही उत्तर हो जाएगा। और अन्य प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत से संबंधित हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।